लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि ये हमारे तकदीर में लिखा गया है, बिहार के तकदीर में, कि हर वर्ष आपको बाढ़ की पीड़ा झेलनी होगी। नहीं, देखिए, हम तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है नरेंद्र मोदी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी बिहार अपने पैर पर खड़ा हो सकेगा। कि शराबबंदी हम खत्म कर देंगे, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि शराबबंदी को पूरे प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे। शराब आज भी उपलब्ध है, आज बिहार में आज, आज होम डिलीवरी होती है। देश में लगातार बदल रहे राजनीतिक परिदृश्य के बीच आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक लंबे दौर की राजनीति देखी है, एक लंबे दौर का संघर्ष किया है, अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग स्तर के नेताओं के साथ काम किया है। कई सारे केंद्रीय मंत्री देखे, कई सारे प्रधानमंत्री देखे, कई सारे राष्ट्रपति देखे और देश की राजनीति का एक बदलता दौर देखा। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कटिहार से लोकसभा सांसद तारिक अनवर की। जी हाँ, वही तारिक अनवर जो कभी एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए, यानी अपने पुराने घर में आ गए। आज थोड़ा सा समय निकालकर तारिक अनवर हमारे बीच में है। हम उनसे देश दुनिया समाज कई सारी बातें करेंगे। सबसे पहले शुरुआत बिहार से करते हैं। क्या बिहार में शराबबंदी का कांग्रेस समर्थन करती है या विरोध में? नहीं, देखिए, जहाँ तक है शराबबंदी का सवाल है, जब ये लाया गया था बिल तो सभी पार्टियों ने समर्थन किया था, लेकिन ये उम्मीद थी कि पूर्ण रूप से नशाबंदी बंद होगा, लेकिन वो हुआ नहीं, और बल्कि उसके विपरीत बहुत सारे माफिया उभर कर सामने आ गए, और जो सरकार को जो आमदनी मिलती थी या रेवेन्यू मिलता था वो माफिया के पास चला गया। तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए था, एक तो शराब आज भी उपलब्ध है, आज बिहार में आज होम डिलीवरी होती है, हर घर में शराब पहुंच जाती है। तो उस जैसा मैंने कहा कि नशाबंदी करने का मतलब तो ये था कि कंप्लीट नशाबंदी होता और शराब का नामो निशान समाप्त हो जाना चाहिए था इतने दिनों में, लेकिन उसके विपरीत शराब हर जगह उपलब्ध है, स्मगल होती है और माफिया उसका लाभ उठाता है। क्या प्रशांत किशोर की इस बात से आप सहमत हैं कि शराबबंदी हटा दी जानी चाहिए? क्योंकि प्रशांत किशोर एक नए नेता बनकर सामने आए, हालांकि पहले राजनीतिकार थे, लेकिन जब से वो नेता बने तब से लोगों को ये बताया जाने लग गया, दो बातें इसमें, कि वो प्रशांत किशोर नहीं, वो प्रशांत किशोर पांडे हैं। पहली बार पता चला लोगों को कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। और दूसरी बात, शराबबंदी खत्म करने में भी उनकी आलोचना हो रही है। तो पहले प्रशांत किशोर पांडे वाली बात पांडे होना कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं, तो मतलब उनकी जाति बताई जाने लगी। पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस दिन से पार्टी बनाई ये तो जब आप सार्वजनिक जीवन में आएंगे तो आपकी जाति भी बताई जाएगी, आपका जो पृष्ठभूमि है वो बताया जाएगा, सारी चीजें खुल कर आएंगी, वो छिपाया नहीं जा सकता किसी से भी, और जनता जानना भी चाहती है कि आपकी क्या पृष्ठभूमि है। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है पब्लिक लाइफ में। जहाँ तक शराब का सवाल है, जो उनका मानना है कि शराबबंदी हम खत्म कर देंगे, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि शराबबंदी को पूरे प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे और सही मानों में लागू करेंगे। आज जो हो रहा है वो सही ढंग से शराबबंदी नहीं हो रही है बिहार में, और जैसा मैंने कहा कि उसका मिसयूज हो रहा है प्रकाश। एक बार फिर बारिश, फिर से बाढ़ और वही दृश्य, डूबते घर, चलती हुई नावें, परेशान होते हुए लोग। क्या इतने साल में सरकारें विफल रही हैं बिहार में? बिल्कुल, बाढ़ को लेकर और कटाव को लेकर तो पूरी तरह विफल रही है। अभी केंद्र सरकार ने एक पैकेज जो दिया है बिहार सरकार को, उसमें बाढ़ को रोकने का भी एक पैकेज है कि कैसे बाढ़ से मुक्ति मिले। अब कैसे उससे धन का, उस राशि का कैसे बिहार सरकार इस्तेमाल करेगी, ये कहना मुश्किल है। अगर सही ढंग से उसका इस्तेमाल होगा तो हम सोचते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि ये हमारे तकदीर में लिखा गया है, बिहार के तकदीर में, कि हर वर्ष आपको बाढ़ की पीड़ा झेलनी होगी, आपको कटाव की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। सर, एक सवाल, आपने बहुत लंबी दौर की राजनीति देखी है,
पहले की राजनीति में नेताओं के जो आपसी हमले होते थे, जो आपसी बयानबाजी होती थी, उनका एक स्तर था। अब वो चीज बदल चुकी है, अब वो चीज व्यक्तिगत हमलों पर आ चुकी है। क्या आप सहमत हैं इस बात से, और किस तरीके का बदलाव आपने महसूस नहीं किया है? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है हम्म, और सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो इतिहास को हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, जाना है, उससे तो ऐसा लगा कि कभी हम लोग पार्लियामेंट के अंदर रहे बहुत समय तक, हम्म, लेकिन कभी इस तरह के इस स्तर पर कभी बात नहीं होती थी। इस स्तर पर कोई भी नेता, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, कभी नहीं जाता था। और एक व्यक्तिगत संबंध सबका आपस में रहता था, एक दूसरे के लिए सम्मान रहता था। ठीक है, पार्लियामेंट में हम एक दूसरे की निंदा करते थे, उनकी नीति की निंदा करते थे, उनके कार्यकलाप की निंदा करते थे, लेकिन जब हम आपस में मिलते थे तो बहुत खुले दिल से मिला करते। आज वो नहीं है, आज व्यक्तिगत दुश्मनी जैसी बात हो गई है, एक दूसरे से ईर्ष्या बढ़ गई है। तो ये बहुत ही दुखद है और ये भारत की राजनीति के लिए अच्छा नहीं। एक और सवाल आपसे, क्या नीतीश कुमार जो सोचकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ आए थे, उनका सहारा बने थे, उन्हें बैसाखी दी थी, क्या उनका वो सपना पूरा हो रहा है? एक राजनीतिक के तौर पे आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, हम तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है नरेंद्र मोदी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि मूल रूप से जो मांग थी बिहार की और नीतीश कुमार की अपनी मांग थी, करोड़ों लोगों का उन्होंने हस्ताक्षर मुहैया किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब बिहार बटा था झारखंड और बिहार दो राज्य में, तो उस समय से ही ये बात उठ रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी बिहार अपने पैर पर खड़ा हो सकेगा। क्योंकि जब दो राज्य बने तो जितना खनिज पदार्थ था, जो उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जितने कल कारखाने थे, उद्योग थे, वो सब झारखंड में चले गए, बिहार के पास कुछ नहीं बचा। तो बिहार के पास बाढ़ और कटाव और यही सब चीजें बचकर रह गई। तो कहने ये काम में अगर नीतीश कुमार सही मानों में अपने जो जो उनकी राजनीतिक पार्टी है, अगर उसका लाभ उठाना चाहते, अपने जो उनके सांसद हैं उसका लाभ उठाना चाहते, तो केंद्र सरकार पर, मोदी पर ये दबाव देना चाहिए कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। जो 20 साल पहले मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर कितना प्रभाव डाल रहे हैं 2025 के चुनावों में? मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे वो। जैसा मैंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को जमीन पर खड़ा होने के लिए और उसके लिए समय लगता है। सिर्फ नारे से कुछ नहीं होता है। तो नारा देकर आप कुछ देर के लिए तो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन उनका जो जन समर्थन है वो नहीं मिलेगा उतना। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल है ये देश में। मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक माहौल बनाया था, उस समय उनके साथ महाराष्ट्र के जो बाबा अन्ना हजारे अन्ना हजारे थे, तो उनकी एक इमेज थी और एक वो गांधीयन थे। लोगों ने समझा कि एक गांधीयन खड़ा हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हालांकि वो भी झूठा प्रचार था यूपीए सरकार के खिलाफ, जो बाद में साबित हो गया। कोई भी जितनी भी बातें उस समय कही गई यूपीए सरकार के बारे में या मनमोहन सिंह की सरकार में, सब गलत साबित हुए, कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। तो झूठ के आधार पर वो नेता बने थे। उसी तरह ये अगर समझते हैं कि हम इस तरह का माहौल बना लेंगे तो ऐसा नहीं होता। क्या अब कांग्रेस की गाड़ी पटरी में आने लग गई है? क्या कांग्रेस के रिवाइवल का दौर इस लोकसभा चुनाव से शुरू हो चुका है? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है, साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को बांटने का काम कर रही है, धार्मिक उन्माद पैदा कर रही है, देश के लिए कुछ नहीं हो रहा है। गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है और लोकसभा का चुनाव इस बात का सबूत।
ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में कटिहार से लोकसभा कांग्रेस के लोकसभा सांसद तारिक अनवर, जिन्होंने देश और बिहार के कई सारे मुद्दों में अपनी बेबाकी से राय रखी। मेरा नाम है अमरीश द्विवेदी, देखते रहिए ओटीसी। धन्यवाद।